हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे। वैसे पिछले 15 दिनों में काफ़ी कुछ हुआ, बहुत सारे इवेंट्स थे। सबसे बड़ा जो इवेंट था वो बजट का था। ठीक है, उसके पहले इंडिया और यूरोप का एक ट्रेड डील हुआ, जो कि मतलब मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है हर जगह। मतलब काफ़ी कुछ अच्छा भी है। उस पर एक अलग से बात करेंगे। उसके बाद से यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील था, जो ट्रेड वॉर चल रहा था, उस पे भी काफ़ी कुछ हुआ है। तो इस पे भी बात करेंगे, बट इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, जैसे सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल। ठीक है, इसी बीच जो जेफरी एप्स्टेन थे, उनकी एक फ़ाइल आई है, उस पे भी बहुत सारे बवाल चल रहे हैं। तो इन सब पे अभी जो ट्रम्प टावर है यूएस में, उसके बाहर भी लोग मतलब काफ़ी हल्ला कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है ट्रम्प के अगेंस्ट में। तो इन सब चीज़ों पे से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में या फिर आने वाले टाइम में, उस पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ग्लोबल मार्केट से। तो नेस्डैक पे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि नेस्डैक नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, और हमने कुछ ज़्यादा ही बात कर ली थी। अभी रिसेंट अगर हम लो की बात करें तो 24,200 के आसपास था। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 25,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, और वो सपोर्ट अभी रिसेंटली ब्रेक हो चुका है। ठीक है, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद से हमें जो ये लेवल है 24,200 के आसपास, वो दिख गया। तो अभी अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, 25,200 से लेके 25,600 के आसपास। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है, क्योंकि अभी देखें तो एआई को लेके या फिर आईटी सेक्टर को लेके ना हर कोई नेगेटिव है। और ये ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे हर कोई अपनी राय, अपनी ओपिनियंस दे रहा है, और कह रहा है कि मतलब 2026 में ये सेक्टर नेगेटिव रहेगा, मॉडरेट रहेगा। अभी रिसेंटली देखिए तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, इंडियन आईटी सेक्टर है, वहाँ पे भी अच्छा खासा एक करेक्शन देखने को मिला, और ऑलमोस्ट $70 बिलियन के आसपास का जो कैपिटल है वो वाइप आउट हुआ है। मतलब और जहाँ से करेक्शन हुआ वहाँ से लेके अभी तक। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स अभी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 49,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट आ चुका, बेसिकली एक रेंज में था डेली टाइम फ्रेम पे। और लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो टारगेट है, मतलब रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में, वो 50,000 के आसपास है। अभी रिसेंटली देखिए तो 50,115 के आसपास आ चुका है डाउ जोन्स। और उसके पहले हमने बात की थी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब जो चार्ट टेक्निकल आई मीन जो एनालिसिस है, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मतलब एक जो प्राइस एक्शन है इसका। ठीक है, प्राइस एक्शन के ऊपर बात की थी हमने कि लास्ट टाइम ये इसका जो एक रेंज में था, वो रेंज पे ब्रेकआउट आएगा। फिर हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें एक करेक्शन देखने को मिले, फिर 45,000 तक आए। तो उसमें हमने बात की थी कि 50,000 एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अभी देखें तो 50,000 आ चुका है डाउ जोन्स। और लास्ट टाइम मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन 2.5% ऊपर था। और इसके पीछे रीजंस की बात करें तो रीजंस इंडिया और जो यूएस का ट्रेड डील हुआ है वो भी है। क्योंकि इंडिया जो है ऑलमोस्ट $500 बिलियन के आसपास यूएस से इम्पोर्ट आई मीन यूएस में इन्वेस्ट करने वाला है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों उस पर एक अलग से बात करेंगे कि क्या क्या आइटम्स हैं, किस किस सेक्टर में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, किस किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करा हुआ है। तो अभी अगर हम बात करें तो 50,000 तो अपना आ चुका है। अब यहाँ से देखना होगा कि यहाँ से रिवर्सल आता है या फिर नहीं आता है। अगर रिवर्सल आता है तो फिर हमें 45,000 46,000 का लेवल दिख सकता है डाउ जोन्स में। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है ऑलमोस्ट अभी 4964 के आसपास आ चुका है। रिसेंटली अगर हम इसके लो की बात करें तो जो लो लगा था वो लगा था 4400 के आसपास। बट अभी लास्ट वीक जो इसका लो था वो लो था ऑलमोस्ट 4655 के आसपास। तो अभी एक बार फिर से ऑलमोस्ट एक महीने थोड़े से साइडवेज रहने के बाद से मुझे लगता है कि अभी फिर से ये रेडी हो चुका है 5500 के आसपास जाने के लिए। बट अभी जो क्रूशियल लेवल है इसमें, वो ये है 4750 के आसपास। क्योंकि इस लेवल पे अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा पैटर्न हमें दिख रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो एक डबल टॉप बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, और कैंडल पे तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, जो कि 5080 के आसपास है, तब तक हमें फिर नेक्स्ट टारगेट नहीं मिलेगा। मतलब ये लेवल आने वाले टाइम के लिए ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रख सकते हैं, फिर 5400 सेकेंड, और फिर अपना रहेगा 5600 का थर्ड।
ठीक है। बट अगर नीचे आता है, सपोज यहाँ से जाने के बाद से इस लेवल पे सेलिंग का प्रेशर आ जाता है 5080 के आसपास, फिर हमें ये लेवल जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा 4750 के आसपास। तो 4750 का स्टॉप लॉस मतलब सपोर्ट लेके स्टॉप लॉस रख के हम देख सकते हैं ऊपर की साइड में गोल्ड में। सेम अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में थोड़ा सा अभी डिप आया हुआ है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा टाइम होराइजन देखें तो ये जो लेवल है ना 70 से लेके 75 के आसपास, 70 से लेके 80 के आसपास, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम इस लेवल पे जाने के बाद से ऑलमोस्ट 83 82 के आसपास जाने के बाद से जो डाउन हुआ था 74 तक आया था, फिर वहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये जो रैली स्टार्ट हुई है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, मतलब ऑलमोस्ट 75 के आसपास। क्योंकि लास्ट अगर हम देखें तो जो डाउन गया था 64 65 के आसपास गया था, बट वहाँ से एक रिवर्सल आ गया था। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जेपी मॉर्गन ने ऑलमोस्ट $800 मिलियन के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, ठीक है। और वो शॉर्ट पोजीशन लास्ट मंथ की जो एक्सपायरी थी वो वहाँ पे स्क्वायर ऑफ की थी। तो इस रीज़न से एक मतलब बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला। फॉल के बाद से एक रिवर्सल भी हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी जितने भी हैं गोल्डमैन ऐसे है, जेफरी है, सब पॉजिटिव हैं। सब कह रहे हैं कि मतलब अभी गोल्ड 8000 तक जा सकता है, 6000 तक जा सकता है। सबकी अपनी अपनी रिसर्च है, बट आप बिलीव करते हो तो करो। बट मैं मोस्टली क्या होता है ना कि जो ये बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, इनके पास मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, बिलियंस क्या ट्रिलियंस मान लो। तो ये जब पोजीशन बनाते हैं तो ये तुम्हें नहीं बताएंगे कि मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी पोजीशन क्या चल रहा है। वो बस एक रिटेलर के लिए डाल देते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट होगा तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो कहीं और से सेट ऑफ होता है, तो लॉस किसी और का होगा, फिर प्रॉफिट उनको होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो मेन रीज़न क्या है कि मतलब अगर तुम किसी भी बड़े फॉर्म की या फिर बैंक्स की रिसर्च को फॉलो करते हो और सीरियसली लेते हो उनको, तब फिर लेना छोड़ दो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि वो चीज़ें प्रमोट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनका ये रहता है कि हमें तुम डाटा देखो कि मतलब जीडीपी डाटा क्या है, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जेपी मॉर्गन है फर्स्ट टाइम उसने किया है, 2008 में किया था और 2022 के आसपास किया था। $1 बिलियन का फाइन भी लगा उस पर। तो ये चलते रहता है, ये बड़ी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जेपी मॉर्गन करता है, सारे करते हैं जितने बड़े प्लेयर्स हैं। क्योंकि उनकी जो पोजीशन होती है बहुत हेवी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। अगर जेपी मॉर्गन या फिर गोल्डमैन सैक्स या फिर ब्लैक रॉक, ये जिस दिन मतलब समझ लो कि ख़त्म हो गया या फिर उनका जो कैपिटल है वो 50% वाइप आउट हो गया, तो उस दिन समझ लेना कि मतलब 2008 से भी खतरनाक सिचुएशन आ चुका है। तो इसलिए मतलब देखना अच्छी चीज़ है, बट इतना भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए किसी को। तो अभी देखें तो अभी 90 के आसपास इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है। और यहाँ पे भी गोल्ड में क्या है कि गोल्ड में दिख रहा है, ठीक है। गोल्ड का प्राइस एक्शन देखें तो गोल्ड ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास आ चुका है, बट सिल्वर अभी थोड़ा सा नीचे है। तो अभी सिल्वर के पास एक अच्छा खासा अपसाइड मूव है कि ये ऑलमोस्ट 95 के आसपास आएगा। फिर अगर 95 के आसपास अगर ब्रेकआउट आता है, फिर हमें 105 का फर्स्ट टारगेट रखना है और सेकंड टारगेट रखना है 120 का, 125 का, ठीक है। तो अभी के लिए जो सपोर्ट है वो 70 का रखो, स्टॉप लॉस भी रख सकते हो 95 के टारगेट के लिए, फर्स्ट टारगेट के लिए, सेकंड 105 का, और थर्ड रहेगा अपना 120 का। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास आ चुका है। और रिसेंटली 10-12 दिन पहले मैंने अपने ट्विटर पे डाला था कि मतलब जो बिटकॉइन का टारगेट है वो 65,000 60,000 के आसपास आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे दिख रहा था। अभी रिसेंटली अगर देखें तो जो लो लगा है 59,930 का लगा है एग्जैक्ट। 60,000 का मतलब सेकंड था, उसके पहले 75,000 का था, वो भी ब्रेक हो चुका है। अभी 71,000 के आसपास आ चुका है, ऑलमोस्ट 11,000 का रिवर्सल आ चुका है इसमें, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में देखो मेन क्या होता है ना कि जैसे जैसे मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है। पहले क्या था कि पहले इसमें खतरनाक रैली आ रही थी, ठीक है। उसके बाद से काफ़ी टाइम पहले मतलब ऑलमोस्ट अगर देखें तो 1 महीने तक ये 1 डेढ़ महीने तक ये साइडवेज रहा, मतलब कुछ खास मोमेंटम नहीं था। बिटकॉइन में एक टाइम पे जहाँ पे 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार पॉइंट की रैली आ रही थी, मतलब वॉलेटिलिटी थी,
वो एकदम से ख़त्म हो गई। उसके बाद से सेलिंग का प्रेशर आया 95,000 के आसपास से, 95,000 से ऑलमोस्ट 60,000 आ चुका है। और बहुत लोगों ने बोला था कि मतलब ये 1.25 से 2 लाख जाएगा, 3 लाख जाएगा, ठीक है। तो जो हर्ड होता है ना, जो भीड़ होती है, उनकी मत सुनो। खास करके अगर तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव शॉर्ट टर्म का है तो, ठीक है। शॉर्ट टर्म क्या मतलब, देखो, अगर 50% कैपिटल तुम्हारा वाइप आउट हो गया ना, तो तुम्हें लॉन्ग टर्म दिखाई नहीं देगा, फिर इंसान पैनिक कर जाता है, ठीक है। चाहे कितना भी मतलब पेशेंट इंसान हो तुम। तो वही चीज़ है, अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग जो भी करना है, ट्रेड करना है, इन्वेस्टिंग करनी है, ठीक है। अभी बिटकॉइन की बात करें तो इसका ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास, वही 75,800 का पहला रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेकआउट आता है यहाँ पे तो फिर 90,000 के आसपास फिर से ये चला जाएगा। अभी बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में लास्ट टाइम हमने बात की थी कि 26,000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। और बजट के दिन, मतलब बजट वाले दिन तो ऑलमोस्ट ये 25,440 तक गया था, बट वहाँ से फिर रिवर्सल आया। फिर उसके बाद से इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील था, उसकी वजह से ऑलमोस्ट 26,300 के आसपास गया। फिर वहाँ से फिर से ये नीचे आ चुका है। तो अभी अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें कुछ खास दिखता नहीं है, ठीक है। बट अगर हम थोड़ा सा और देखें तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो चुका है और बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट एक बार फिर से इसी जोन में आएगा। अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम देखें अलग, तो हमें दिख रहा है कि मतलब लास्ट फ्राइडे को देखें या फिर थर्सडे को देखें तो वहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर दिखा था हमें, ठीक है। और आने वाले टाइम में ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है 25,400 का, निफ्टी 25,400 के आसपास एक बार फिर से आने वाली है, 25,400 से लेके, ठीक है, 25,200 के आसपास। और ये लेवल जिस दिन ब्रेक होगा, फिर वहाँ से अपना डाउन साइड टारगेट स्टार्ट हो जाएगा, 24,750 का मान लो, और फिर 24,250 का। तो फर्स्ट अपना ये रहेगा सपोर्ट, फिर सेकेंड अपना ये रहेगा, और थर्ड ये रहेगा। क्योंकि अभी देखें तो अभी मार्केट कुछ खास मोमेंटम कर नहीं रहा है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है, बट इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। और लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि अगर इस मंथ की क्लोजिंग अगर इसके नीचे हुई, देखो ये कैंडल जब भी बनता है ना, समझ लो कि एक रिवर्स, मतलब जो ट्रेंड है वो रिवर्सल होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अगर वही उल्टा बन जाता है, यहाँ पे फोकस करो, तो ये यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाती है। जैसे ये फॉल हो रहा था, ये कैंडल बना हैमर, और यहाँ पे जाके पैटर्न चेंज हुआ, और फिर ये बियरिश से बुलिश फॉर्म में आ गया। बट यहाँ पे जैसे बना, फिर बुलिश से बियरिश फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे ये डिसाइड होगा कि मतलब इस कैंडल की जो क्लोजिंग है लास्ट मंथ की 25,300 के आसपास जो गया था, इसके नीचे क्लोजिंग ना आए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग कहीं पे भी होती है, जैसे 25,000 पे या फिर 24,750 पे, फिर ये जो बियरिश ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। और फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें 24,500 फिर 24,250 का लेवल देखने को मिल जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मतलब फरवरी में ही दिख जाएगा, बट दिखेगा। हो सकता है कि मार्च तक दिखे, अप्रैल तक दिखे, हो सकता है कि फरवरी मतलब मार्च के फर्स्ट वीक में ही दिख जाए, नो वन नोस। क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है चीज़ें, जैसे बजट वाले दिन 24,400 से ऑलमोस्ट 26,300 तक चला गया था। तो इस तरीके की जो वॉलीटिलिटी है वो कोई नहीं जानता। और जिन लोगों ने भी शॉर्ट करा था, ठीक है, बजट के बाद, उनकी हालत बहुत बेकार हो गई, क्योंकि जो ट्रेड डील था वो एकदम से आ गया, ठीक है। और इसी चीज़ को स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में हम ब्लैक स्वॉन का नाम देते हैं, ब्लैक स्वॉन थ्योरी का, ठीक है। इसके ऊपर निकोलस नसीम टैलेब ने बहुत अच्छी बुक भी लिखी है, ब्लैक स्वॉन करके। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। और देखो मेन क्या होता है ना, कि चलते मतलब मार्केट जब ऑन गोइंग है, जब लाइव है, तब तो रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारा समझ में आता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है अगर नेकेड पोजीशन है तो। बट अगर तुमने शॉर्ट कर रखी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि मर जाता है इंसान। 5-6% ऊपर इंडेक्स का ओपन होना, वो बहुत ही खतरनाक होता है। जिस दिन मार्केट 5% के आसपास गैप अप हुआ था, उस दिन की पहले की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो 26,300 की कॉल देखो, ₹1.5 के आसपास क्लोज हुई थी, ठीक है। 25,850 की कॉल 1.85, ऐसे ये सारी कॉल्स हैं। तो जिस भी पोजीशन है, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब मंथली एक्सपायरी के आसपास है तो
चलेगा, ठीक है। ये मंथ स्टार्ट हुआ है उसके बाद की एक्सपायरी। और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे देखना 1.5 की जो प्रीमियम थी वो 150 पे पहुँच गई, और 1.85 का जो प्रीमियम था वो पहुँच गया 1.65 पे। तो समझ रहे हो, 9000% का रिटर्न। रिटर्न छोड़ो, जिसने भी 10-15 रुपए, बेसिकली क्या करते हैं लोग कि जो छोटे प्रीमियम होते हैं ना उनको शॉर्ट करते हैं और उसको ओवरनाइट होल्ड करते हैं, फिर ले जाके मंथली पे क्लोज करते हैं। और ये बहुत पहले चल रहा था स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी के थ्रू, और उसमें 6-7%, मतलब 2.5 से 3% ईजिली बन रहा था महीने का। बट उसके बाद से अगर एक दिन भी ऐसा सिचुएशन आ गया ना, तुम्हारे साल 2 साल के जो भी मतलब प्रॉफिट होंगे वो एक रात में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और वो ख़त्म हो जाते हैं। मैंने मतलब ट्विटर पे बहुत सारे लोगों के देखे, बहुत सारे मतलब वेरीफाइड भी पीएनएल वगैरह जो डालते हैं, 30 लाख 50 लाख, 4 करोड़ 2 करोड़ ऐसे लॉस पड़े हुए हैं। और इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसा नहीं है कि मतलब हर दिन होगा, ये 3-6 महीने, साल 2 साल 4 साल 5 साल में एक बार होता है, ठीक है। तो सोचो कि अगर तुमने बाई की है तब तो तुम्हारी मतलब समझ लो कि तुम्हारा बेस्ट डे है ट्रेडिंग का। बट अगर तुमने गलती से शॉर्ट करा है तो समझो कि 1 रुपए वाली पोजीशन या फिर जो 10 रुपए वाली पोजीशन होगी वो कहाँ पे पहुंची होगी। तो 1 रुपए पे अगर तुमने शॉर्ट करा होगा, या सपोज 26,000 की कॉल तुमने शॉर्ट करके होल्ड करा है अपने पोजीशन को हेज करने के लिए, या फिर मार्जिन को बहुत लोग कम करने के लिए जो ओटीएम होता है उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा? उस केस में तुम मतलब बहुत ही ब्रूटल तरीके से मरोगे। तो जो भी करो, रिस्क हमेशा रखो, रिस्क मैनेजमेंट रखो। एक दिन नहीं कमाओगे, 5-2%, 5%, 10% नहीं कमाओगे चलेगा। बट एक बार में 80% तुम्हारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि मतलब जिसने भी एक्सपीरियंस किया है ना, कमेंट में बताना, खासकर जो भी ट्रेडर है, वो बहुत ही गंदा मोमेंट होता है वो। मतलब जो फीलिंग होती है ना बहुत ही बेकार होती है। ऐसा लगता है कि मतलब तुम्हारे सीने से दिल किसी ने बिना मतलब ऑपरेशन किए निकाल लिया हो। वो जो ट्रॉमा होता है ना, 1-1.5 महीने 2 महीने 3 महीने तक चलता है। तो उससे बचने के लिए सिंपली यही करो। अगर देखो तुम्हारी जो भी स्ट्रैटेजी है वो तुम अपने अकॉर्डिंग ही फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर फॉलो करो, स्टॉप लॉस रखो, वार को फॉलो करो। जो भी तुम्हारा पोर्टफोलियो है, जो भी तुम्हारा स्टॉप लॉस है ना, उसको माइंड में मत रखना, सिस्टम में लगा के रखना। क्योंकि ऐसा कभी भी सिचुएशन आता है ना, तो फिर उसी सिचुएशन में इंसान का कैपिटल जाता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।